कक्षा 10 की गणित का अध्याय 13। नाम क्या है? सांख्यिकी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सूत्र की। इस प्रश्नावली में, इस अध्याय में काम में आने वाले महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से हैं उसकी बात करेंगे हम। सबसे पहला सूत्र देखो, माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये माध्य ज्ञात करने का कौन सा तरीका है? प्रत्यक्ष विधि का। उसके बाद में देखो दूसरा सूत्र, माध्य ज्ञात करने की कल्पित माध्य विधि का सूत्र। माध्य बराबर क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ये कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है, जहां पर डी आई का मतलब क्या होता है? डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, और ए का मतलब क्या होता है? कल्पित माध्य। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे तीसरा सूत्र कौन सा है? माध्य ज्ञात करने की पग विचलन विधि का सूत्र। माध्य बराबर क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच। ठीक है, ये कौन सा सूत्र है? माध्य ज्ञात करने का पग विचलन विधि का सूत्र। क्या होता है? जहां पर यू का मतलब क्या होता है? एक्स आई माइनस ए बटा एच। ठीक है, अब ए का मतलब क्या है? कल्पित माध्य, और एच का मतलब क्या है? वर्ग माप, यानी वर्ग अंतराल कितने का है वो एच का मतलब है। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे चौथा सूत्र, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र। चौथा, बहुलक बराबर क्या होता है? एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणा एच। ये बहुलक का सूत्र है। ठीक है, जहां पर एल बराबर क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एच का मतलब वर्ग अंतराल की माप। ठीक है, कितने का अंतराल चल रहा है वो एच का मतलब है। एफ वन का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ जीरो का मतलब बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और एफ टू का मतलब क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, ये बहुलक का सूत्र हो गया। इसके बाद में देखो अगला सूत्र कौन सा है? माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। पांचवा, माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। माध्यक बराबर क्या होता है? एल प्लस एन बटा दो माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच, जहां पर एल क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एन प्रेक्षणों की संख्या, एन का मतलब क्या होता है? प्रेक्षणों की संख्या, और सी एफ का मतलब माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। एफ का मतलब क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता, और एच का मतलब वर्ग माप, यानी वर्ग अंतराल कितने का है वो एच का मतलब होता है। उसके बाद में देखो अगला सूत्र, माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध। माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध देखो, 3 गुणा माध्यक बराबर क्या होता है? बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। ये माध्यक बहुलक और माध्य में संबंध होता है। 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। उसके बाद में देखो सातवां सूत्र है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मतलब यहाँ पर क्या है? मध्यमान। इसको मध्यमान भी बोल सकते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र क्या होता है? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। ये मध्यमान या वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है। उसके बाद में देखो छोटी क्लास में हमने ये भी पढ़ा है, माध्य का सूत्र ऐसा भी होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। इसको भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो आगे, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले प्रेक्षणों के मानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। उसके बाद में हम चेक करते हैं प्रेक्षणों की संख्या कितनी है। यदि n यानी प्रेक्षणों की संख्या विषम हो तो माध्यक कैसे निकालेंगे? n प्लस 1 बटा 2वां प्रेक्षण। ठीक है, कब? जब n यानी प्रेक्षणों की संख्या विषम हो, और जब प्रेक्षणों की संख्या सम हो तो माध्यक कैसे निकालेंगे? माध्यक बराबर
n बटा 2वां और n बटा 2+1वां प्रेक्षण, इन दोनों प्रेक्षणों के मानों का औसत निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माध्यक। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो, यदि पदों की संख्या या प्रेक्षणों की संख्या क्या हो, यानी n का मान क्या हो, सम हो, तो हम क्या निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं, n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद बटा 2। ठीक है, ये होता है माध्यक निकालने का सूत्र। ठीक है, जब कब, जब अवर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हों। और बहुलक कैसे निकालते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालेंगे, जो संख्या सबसे अधिक बार आ रही है वो क्या होता है, बहुलक होता है। और माध्यक का मतलब बीच में आने वाली संख्या। ठीक है, देखो प्रश्नावली 13.1 का पहला सवाल, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, और ये हमें सारणी दे रखी है। तो देखो सारणी में क्या लिखा हुआ है, पौधों की संख्या, और नीचे क्या लिखा हुआ है, घरों की संख्या। तो 0 से 2 पौधे कितने घरों में है, एक घर में। 2 से 4 पौधे कितने घरों में है, 2 घरों में है। 4 से 6 पौधे कितने घर में है, एक घर में है। 6 से 8 पौधे कितने घरों में है, 5 घरों में है। 8 से 10 पौधे कितने घरों में, 6 घरों में। और 10 से 12 पौधे कितने घरों में है, 2 घरों में। और 12 से 14 पौधे कितने घरों में है, 3 घरों में। ठीक है, ये सारणी हमें दे रखी है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य। नीचे देखो क्या लिखा हुआ, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। देखो माध्य ज्ञात करने की हमारे पास कितनी विधि है, 3 विधि है। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना, कल्पित माध्य विधि से विधि ज्ञात करना, और तीसरी विधि कौन सी है, पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम तीनों विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सी विधि से हल करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना, यानी प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम सारणी पुनः दोबारा बनाएंगे। ठीक है, पुनः बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पौधों की संख्या, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 वापस लिखना है। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखेंगे, घरों की संख्या यानी बारंबारता। ठीक है, घरों की संख्या यानी बारंबारता। बारंबारता किससे लिखते हैं, एफ से। तो ये जो बारंबारता दे रखी है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, इसको यहाँ वापस लिखना है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। ठीक है, उसके बाद में देखो हमें क्या करना है, ये तो प्रश्न में दिया हुआ इतना, तो पौधों की संख्या और घरों की संख्या, ये तो हमें सारणी प्रश्न में दे रखी है। अब हमें माध्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल दे रखा है उसका मध्यमान निकालेंगे। ठीक है, तीसरा स्तंभ कौन सा आएगा, मध्यमान यानी xi। मध्यमान को हम किससे लिखेंगे, xi। मध्यमान को हम वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, तो मध्यमान निकालने का देखो सूत्र क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2। ठीक है, ये मध्यमान या वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है। तो देखो यहाँ पर 0 और 2 का मध्यमान क्या होगा, देखो सूत्र से 0 और 2, यानी इन दोनों को जोड़ो, 0 और 2 को जोड़ के किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। तो देखो 2 में 0 जोड़ेंगे 2 बटा 2, 2 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 1। यानी 0 और 2 का मध्यमान कितना आ गया, 1। देखो 0 और 2 का मध्यमान कितना आया, 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 और 4 का मध्यमान निकालना है। तो दोनों को जोड़ो, 2 + 4। ठीक है, 2 + 4, दोनों को जोड़ के भाग किसका देना है, 2 का।
तो 2 और 4 कितने हो गए, 6। 6 में किसका भाग देना है, 2 का। कितना आया, 3। यानी 2 और 4 का मध्यमान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 3। अब हमें किसका मध्यमान निकालना है, 4 और 6 का। किसका मध्यमान निकालना है, 4 और 6 का। तो देखो 4 प्लस 6 दोनों को जोड़ के किसका भाग देना है, 2 का भाग। तो 4 प्लस 6 कितने हो गए, 10। 10 में किसका भाग देना है, 2 का। और 10 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 5। तो देखो 4 और 6 का मध्यमान कितना आ गया, 5। ठीक है, अब हमें 6 और 8 का मध्यमान निकालना है। तो क्या करेंगे, 6 और 8 को जोड़ेंगे। 6 प्लस 8 बटा 2। 8 और 6 कितने हो गए, 14। 14 में किसका भाग देंगे, 2 का। कितना आएगा, 7। ठीक है, तो 6 और 8 का मध्यमान कितना आ गया, 7। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 8 और 10 का मध्यमान निकालेंगे। तो 8 और 10 दोनों को जोड़ेंगे। 8 प्लस 10 दोनों को जोड़ के किसका भाग देंगे, 2 का। तो 10 और 8 कितने हो गए, 18। 18 में 2 का भाग दो, कितना आएगा, 9। तो 8 और 10 का मध्यमान कितना आ गया, 9। उसके बाद में 10 और 12 का मध्यमान निकालना है। देखो 10 और 12 को जोड़ो। 10 प्लस 12 दोनों को जोड़ के भाग किसका देना है, 2 का। ठीक है, तो 10 और 12 कितने हो गए, 22। 22 में 2 का भाग दो, कितना आएगा, 11। तो देखो यहाँ पर 10 और 12 का मध्यमान कितना है, 11। उसके बाद में हमें 12 और 14 का मध्यमान निकालना है। तो दोनों को जोड़ो। 12 प्लस 14 बटा 2। तो कितने हो गए, 12 और 14, 10, 20, 24, 26 हो गए। 26 में 2 का भाग दो, कितना आएगा, 13। कितना आएगा, 13। तो 12 और 14 का मध्यमान कितना आ गया, 13। ठीक है, तो ये तो हम सूत्र से निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट तुम्हें समझ में आता है कि 0 और 2 का मध्यमान कितना होता है, 1, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2 और 4 का मध्यमान कितना होता है, 3 आता है। 2 और 4 के बीच में क्या आता है, 3 आता है। तो 2 और 4 का मध्यमान 3 होगा। 4 और 6 का मध्यमान क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा हो तो। 6 और 8 का मध्यमान 7 होगा। 8 और 10 का मध्यमान 9 होगा। ठीक है, 10 और 12 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 11। ठीक है, 12 और 14 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 13। तो ये मध्यमान हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तरीका और है इसको निकालने का। देखो अगर यहाँ देखो सब में अंतराल कितने का चल रहा है, 2 का। 0 से 2, 2 का अंतराल। 2 से 4, 2 का अंतराल यहाँ पर भी है। 4 से 6, 2 का अंतराल है। 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, यानी यहाँ पर कितने का वर्ग अंतराल चल रहा है, 2 का। तो पहला मध्यमान निकालने के बाद में जो वर्ग अंतराल चल रहा है, क्योंकि सभी में वर्ग अंतराल समान है, 2 का, तो वो जोड़ते जाओ। जैसे यहाँ पहला मध्यमान कितना आ रहा है, 1। 1 में कितना जोड़ दो, 2। 1 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3। 3 में 2 जोड़ो, 5। 5 में 2 जोड़ो, 7। 7 में 2 जोड़ो, 9। 9 में 2 जोड़ दो, 11। 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13। एक तरीका ये भी है। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, देखो ये जो बारंबारता आ रही है और ये जो मध्यमान है, इन दोनों का गुणा, यानी एफ आई गुणा एक्स आई। तो यहाँ पे चौथा स्तंभ कौन सा बनाएंगे, एफ आई गुणा एक्स आई का। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एफ और एक्स का गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 1। ठीक है, 2 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 6। 2 तिया 6। 1 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 5। फिर 5 को 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 5 7 35। ठीक है, उसके बाद में 6 को 9 से गुणा करेंगे, 6 नाम 54, या 9 6 का 54। ठीक है, उसके बाद में 2 को 11 से गुणा करेंगे, या 11 को 2 से करेंगे, तो 11 दूनी 22। उसके बाद 3 को 13 से, या फिर 13 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 39। ये आ गया एफ आई गुणा एक्स आई का मान। अब हमें क्या करना है, सूत्र के हिसाब से। देखो माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो यानी एफ एक्स वाले स्तंभ का जोड़ और एफ वाले स्तंभ का जोड़, यानी इस स्तंभ का जोड़ निकालना है और इस स्तंभ का जोड़ निकालना है। तो देखो यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई। तो पहले इसको जोड़ते हैं। देखो
सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़, और एफ आई मतलब इस स्तंभ का, एफ आई वाले स्तंभ का जोड़। तो देखो, एक में दो जोड़ेंगे तीन, तीन में एक जोड़ेंगे चार, फिर चार में पांच जोड़ेंगे नौ, नौ में छह जोड़ेंगे पंद्रह, पंद्रह में दो जोड़ेंगे सत्रह, सत्रह में तीन जोड़ेंगे बीस। तो सिग्मा एफ आई का मान कितना आ रहा है, 20। ठीक है। उसके बाद में हमें सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स वाले कॉलम का जोड़ करना है। तो देखो, एक और छह कितने हो गए, 7। फिर 7 में 5 जोड़ो, 7 और 5 कितने होते हैं, 12। ठीक है। फिर 12 में कितना जोड़ना है, 35। देखो, 12 में कितने जोड़ने हैं, 35। तो 12 में 35 जोड़ दो, 5 और 2 7, 3 और 1 4, कितने हो गए, 47। फिर 47 में कितने जोड़ने हैं, 54। जोड़ो, 47 में 54, 7 और 4 11, हासिल 1। ठीक है। 5 और 4 9, 9 और 1 10, कितना आ गया, 101। अब इसमें कितना जोड़ना है हमें, 22। तो 101 में 22 जोड़ो, 2 और 1 3। ठीक है। 0 और 2 2, एक का 1, कितना आ गया, 123। अब 123 में हमें क्या जोड़ना है, 39। ठीक है। तो जोड़ो, 9 और 3 12 का 2, हासिल 1। 3 और 2 5, 5 और 1 6, और 1 का 1, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई का जोड़ कितना आ रहा है, 162। ठीक है। एफ आई एक्स आई वाले स्तंभ का जोड़ कितना आ रहा है, 162। अब हमें क्या करना है, ये मान सूत्र में लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सूत्र माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। उसके बाद में माध्य की जगह, माध्य बराबर की जगह बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह कितना आएगा, 162। ठीक है। बटा सिग्मा एफ आई की जगह कितना आएगा, 20। अब हमें क्या करना है, 162 में 20 का भाग देना है। तो भाग दो 162 में 20 का। तो देखो, 162 में किसका भाग देना है, 20 का। तो 20 का पढ़ा बोलो कितनी बार जाएगा, 8 बार। 20 8 160। 162 में से 160 घटा दो, कितना बचेगा, 2। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पॉइंट लगा के जीरो उतारना है। और फिर 20 में 20 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। और 20 में से 20 घटाएंगे, कितना बचेगा, 0। यानी 162 में 20 का भाग देने पर कितना आया आंसर, 8.1। तो देखो ये आ गया, 162 में 20 का भाग देने में कितना आया, 8.1। ठीक है। एक तरीका और इसको हल करने का, पहले हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे। 162 बटा 20 लिखा हुआ है, पहले हम क्या करेंगे, 2 के पहाड़े से काटेंगे। तो 162 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 81। 20 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 10। अब 81 में 10 का भाग दो, तो एक जीरो है बट्टा में, तो एक अंक गिन के पॉइंट लगा दो, एक अंक गिन के पॉइंट लगा दो। तो कितना आंसर आएगा, 8.1। ठीक है। तो माध्य कितना आ गया, 8.1। तो हम आंसर लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः प्रति घर माध्य पौधों की संख्या 8.1 होगी। और उसके बाद में उसने एक प्रश्न और पूछा है, देखो क्या प्रश्न पूछा है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो देखो यहाँ पर हमने माध्य ज्ञात करने के लिए, यहाँ देखो, यहाँ पर माध्य ज्ञात करने के लिए हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ एफ आई तथा एक्स आई के संख्यात्मक मान कम है। ठीक है। देखो, अब इसी प्रश्न को हम कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे। ठीक है। अभी हमने इस प्रश्न को किस विधि से हल किया, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है। अब हम इसी प्रश्न को कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो सारणी प्रश्न में दे रखी है वो सारणी लिखेंगे। तो देखो, पौधों की संख्या यानी वर्ग अंतराल हमें कितना दे रखा है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, यह हमें प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा कॉलम किसका, घरों की संख्या, यानी हम इसे किससे लिखेंगे, एफ आई से। और एफ आई का मतलब बारंबारता। तो वो हमें कितनी दे रखी है, 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है। तो ये हमें प्रश्न में सारणी दे रखी है, जिसका पहला कॉलम तो क्या, पौधों की संख्या यानी वर्ग अंतराल, और दूसरा कॉलम घरों की संख्या यानी बारंबारता।
अब तीसरा कॉलम हमें ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं। जब भी हम माध्य ज्ञात करेंगे और वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ हो, ठीक है, वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, मध्य मान ज्ञात करेंगे, जिसको हम किससे लिखते हैं, एक्स आई से लिखते हैं। ठीक है, तो मध्य मान हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 0 और 2 का मध्य मान कितना होता है, 1। ठीक है, 0 और 2 के बीच की संख्या कितनी होती है, 1। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो हम सूत्र की सहायता से भी निकाल सकते हैं। देखो, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, 0 और 2 को जोड़ लो, 0 और 2 को जोड़ के किसका भाग देंगे, 2 का। तो 0 और 2 को जोड़ने पर 2 आएगा, 2 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 1। इसी तरीके से देखो, 2 और 4 को जोड़ लो, 2 और 4 को जोड़कर किसका भाग देना, 2 का। तो 2 और 4 कितना हो गया, 6, 6 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 3। ठीक है ना, इसी तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो आगे देखो, तो 0 और 2 का मध्य मान कितना आ गया, 1। 2 और 4 का मध्य मान कितना आ गया, 3। ठीक है, डायरेक्ट हम बता सकते हैं। 4 और 6 का मध्य मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है ना, 6 और 8 का मध्य मान कितना आ रहा है, 7। 8 और 10 का मध्य मान कितना आएगा, 9। 10 और 12 का मध्य मान कितना आएगा, 11। 12 और 14 का मध्य मान, यानी 12 और 14 के बीच की संख्या कितनी आएगी, 13। तो ये 3 कॉलम हो गए। अब चौथा कॉलम देखो, कल्पित माध्य विधि में क्या आता है, डीआई। तो डीआई को हम क्या बोलते हैं, विचलन। और कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र होता है डीआई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई तो वही है मध्यमान, ठीक है, लेकिन ए क्या होता है, ए कल्पित माध्य होता है, और इसको हमें मानना पड़ता है। ठीक है, और ए किस में से मानेंगे, जो मध्यमान वाला कॉलम है इसमें से किसी एक को हम मानते हैं, और ज्यादातर हम किसको मानते हैं, बीच वाली संख्या को। तो यहाँ पर बीच वाली संख्या कौन सी आ रही, 7। इसलिए हमने क्या माना, कल्पित माध्य ए बराबर कितना, 7। देखो यहाँ पर मान लिया हमने, माना कि कल्पित माध्य ए बराबर कितना हो गया, 7। ठीक है, अब कल्पित माध्य ए 7 फिक्स हो गया, ए का मान कितना हो गया, फिक्स। अब यहाँ पे हम विचलन डीआई का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, विचलन डीआई का मान निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर कैसे, तो सूत्र पहले ध्यान रखना पड़ेगा, डीआई बराबर कितना होता है, एक्स आई माइनस के ए, एक्स आई माइनस के ए। तो यहाँ पर देखो, पहली पंक्ति में एक्स आई का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, माइनस ए का मान तो फिक्स हो गया, कितना है, 7। ठीक है, ए का मान कितना है, 7 है, फिक्स हो गया। अब देखो 1 माइनस 7 कितना होता है, माइनस का 6 होता है। घटाएंगे, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या, तो 7 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 6। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 6। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया पहली पंक्ति में माइनस का 6 विचलन। ठीक है, दूसरी पंक्ति में देखो, यहाँ पे एक्स आई का मान कितना है, 3। तो एक्स आई का मान कितना लिखो, 3 लिखो, और ए का मान फिक्स है, 7। अब यहाँ देखो, प्लस के 3 माइनस के 7, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या, घटाएंगे कितना बचेगा, 4। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 4। तो दूसरी पंक्ति में यहाँ पर डी का मान कितना आ गया, माइनस के 4। उसके बाद में देखो तीसरी पंक्ति में यहाँ पर एक्स आई का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ पे एक्स आई की जगह कितना आ गया, 5। ए का मान कितना है, फिक्स है, -7। तो 7 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 2। तो यहाँ पर देखो तीसरी पंक्ति में डी आई का मान कितना आ गया, माइनस के 2। ठीक है, उसके बाद में देखो चौथी पंक्ति में एक्स आई का मान कितना है, 7। अब 7 माइनस ए का मान फिक्स है, कितना, 7। तो 7 माइनस 7 कितना होता है, 0। तो यहाँ पर देखो चौथी पंक्ति में डी आई का मान कितना आ रहा है, 0। उसके बाद में देखो आगे पांचवी पंक्ति में यहाँ पर देखो एक्स आई का मान कितना आ रहा है, 9। और ए का मान फिक्स है, कितना है, ए का मान फिक्स है, कितना है, 7। अब 9 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। अब की बार यहाँ ध्यान रखना, प्लस की संख्या बड़ी है, और प्लस की संख्या अगर बड़ी है तो आंसर किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पांचवी पंक्ति में डी आई का मान कितना आ रहा है, 2। ठीक है, आगे देखो छठी पंक्ति में देखो, यहाँ पर एक्स आई का मान कितना है, 11 है। कितना है, 11। माइनस ए का मान फिक्स है, कितना, 7। अब 11 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4। बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर किसका आएगा, प्लस का। तो देखो 7 कौन सी पंक्ति है, छठी पंक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर डी आई का मान कितना आ रहा है, प्लस के 4। उसके बाद में देखो सातवीं पंक्ति में एक्स आई का मान कितना है, 13। तो यहाँ पे एक्स आई की जगह कितना आ गया, 13। माइनस ए का मान कितना है, 7। ठीक है, 13 माइनस के 7।
अब 13 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की। तो यहाँ पर देखो 7वीं पंक्ति में डी का मान कितना आ रहा है, प्लस के 6। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डी का मान निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, पहले ए को मानना पड़ेगा, किसमें से, मध्य मान में से किसी एक संख्या को ए मानना पड़ेगा, कल्पित मध्य, ठीक है। और ज्यादातर हम किसको मानते हैं, मध्य मान को। मध्य मान में जो बीच की संख्या आ रही है उसको हम क्या मान लेते हैं, कल्पित मध्य ए। तो इस तरीके से कितने कॉलम हो गए, ये दो हमें प्रश्न में दे रखे हैं, ये हमने निकाला मध्यमान, ठीक है। जो वर्ग अंतराल दे रखा है उनका मध्यमान है, और ये हमने किससे निकाला, डी के सूत्र से, एक्स आई माइनस ए। अब हमें क्या करना है, ये जो बारंबारता आ रही है एफ आई वाला कॉलम, और इसको किससे गुणा करना है, डी के साथ, ठीक है। तो गुणा करो, देखो यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 6। 1 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। ये प्लस की संख्या, ये माइनस, तो प्लस माइनस गुणा करने में क्या आएगा, माइनस के 6, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी पंक्ति में देखो 2 को हम किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो 2 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 8। चिन्ह किसका आएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा होकर किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। उसके बाद में देखो आगे, 1 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2। ये प्लस, ये माइनस, तो प्लस माइनस गुणा करने पे माइनस। उसके बाद में 5 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 0। 6 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 12, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे, 2 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 8। उसके बाद में 3 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 18। अब हमें क्या करना है, देखो एक तो इसका जोड़ करना है, एफ का, सिग्मा एफ, ठीक है। तो पहले देखो इसका जोड़ कितना आ रहा है, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 कितने होते हैं, 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 20। तो सिग्मा एफ आई यानी एफ का जोड़ कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अब देखो हमें क्या करना है, सिग्मा एफ आई डी आई यानी इसका जोड़ निकालना है, ठीक है, इसी कॉलम का। तो इसका जोड़ निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, माइनस वाली संख्या एक जगह जोड़ लो, 6 और 8 कितने हो गए, 14, ठीक है। 14 में 2 जोड़ो 16, तो माइनस के कितने हैं, 16 है। माइनस की कितनी संख्या है, 16। अब प्लस वाली संख्या जोड़ लो, देखो 12, 12 और 8 कितने हो गए, 20, 20 और 18 कितने हो गए, 38, ठीक है। तो जो बड़ी संख्या उसको ऊपर लिखेंगे, तो प्लस की संख्या कितनी है, 38, और जो छोटी संख्या उसको नीचे लिखेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखो 8 में से 6 गए, कितने बच गए, 2। 3 में से 1 गए, कितने बच गए, 2। तो कितना बचा, 22 बचा। और बड़ी संख्या प्लस की थी, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई में मान कितना आएगा, 22 आएगा, और वो भी कौन सा, प्लस का 22। उसके बाद में देखो आगे, सारणी कंप्लीट है। उसके बाद में हमें सूत्र लिखना है, और कल्पित मध्य से मध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ये कल्पित मध्य से मध्य ज्ञात करने का सूत्र है। अब इसमें मान रख दो, देखो मध्य की जगह मध्य, बराबर की जगह बराबर, ए क्या था, कल्पित मध्य, और हमने इसको क्या माना था, 7, ठीक है। तो ए की जगह क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो ए की जगह कितना आ गया, 7, प्लस की जगह प्लस, सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना आया था, 22। तो सिग्मा एफ आई डी आई की जगह कितना आ गया, 22। उसके बाद बट्टा का चिन्ह, और सिग्मा एफ आई का मान कितना आया, 20, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई की जगह कितना आ गया, 20। उसके बाद में अगले स्टेप में देखो, माध्य की जगह माध्य, बराबर की जगह बराबर, 7 की जगह 7, प्लस की जगह प्लस। 22 में 20 का भाग दो, तो देखो 22 में 20 का भाग देते हैं, क्या आता है, 22 में किसका भाग देना है, 20 का। कितनी बार जाएगा, 20 एकम 20, एक बार जाएगा। 22 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। आगे कोई संख्या नहीं है तो क्या करो, पॉइंट लगा के 0 उतार लो। अब 20 में 20 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 20 एकम 20 घटाएंगे कितना बचेगा, 0। तो 22 में 20 का भाग देने पर कितना आएगा, 1.1। तो 22 में 20 का भाग देने में कितना आएगा, 1.1। अब 7 में 1.1 जोड़ो, कितना आएगा, 8.1। तो देखो इसको जोड़ते कैसे हैं, पहले देखो 7 में पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है, तो जिस संख्या में दशमलव नहीं हो और हमें लगाने की जरूरत पड़े तो हम कहाँ लगाते हैं, सीधे हाथ की तरफ, ठीक है। और दशमलव लगाने के बाद में 0 हम कितनी भी लगा सकते हैं। और इस संख्या में तो दशमलव पहले से ही है, ठीक है, 1.1 है, तो हमें जोड़ना कैसे है, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है। ये पॉइंट के सामने पॉइंट आ गया, इधर क्या 1, इधर क्या 1, 1.1 जोड़ लो। 0 और 1 कितना होता है, 1। 7 और 1 कितना होता है, 8। तो 8.1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर
7 प्लस 1.1, 7 में 1.1 जोड़ने पर आंसर कितना आएगा 8.1। ठीक है, तो कल्पित माध्य विधि से भी माध्य का मान कितना रहा 8.1, और प्रत्यक्ष माध्य विधि से भी देखो यहाँ पर प्रत्यक्ष माध्य विधि से भी हमारा आंसर कितना आ रहा था 8.1 ही आ रहा था। प्रत्यक्ष माध्य विधि से भी माध्य का मान कितना आ रहा था 8.1। तो आंसर सेम आता है, बस विधि अलग होती है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे एफ आई और एक्स आई के मान क्या है छोटे हैं। ठीक है, अब देखो इसी प्रश्न को हम किससे हल करेंगे, पग विचलन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो देखो, तो पहले हम क्या करेंगे, जो सारणी दे रखी है प्रश्न में वो सारणी बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर पौधों की संख्या दे रखी है, यानी वर्ग अंतराल कितना दे रखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक है, दूसरा कॉलम हमें दे रखा है घरों की संख्या यानी बारंबारता। एफ आई का मान कितना दे रखा है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। उसके बाद में तीसरा कॉलम हमें निकालना है, हमें खुद को निकालना पड़ेगा मध्यमान। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं एक्स आई। और मध्यमान कैसे निकालते हैं हमें पता है, दोनों संख्या को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। 0 और 2 को जोड़ेंगे और 2 का भाग। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर 0 और 2 को जोड़ लो और भाग इसका देना 2 का। तो 0 और 2 को जोड़ने पर 2 आएगा, 2 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 1। तो मध्यमान कितना आएगा 1। इसी तरीके से 2 और 4 का मध्यमान कितना आएगा 3। कैसे आएगा, दोनों को जोड़ लो, 2 और 4 जोड़ के किसका भाग देना 2 का। 2 और 4 कितने होते हैं 6, 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 3। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं मध्यमान। तो 2 और 4 का मध्यमान कितना आ गया 3। इसी तरीके से 4 और 6 का मध्यमान कितना आ गया 5, 6 और 8 का मध्यमान कितना आ गया 7, 8 और 10 का मध्यमान कितना आ गया 9। ठीक है, 10 और 12 का मध्यमान कितना आ गया 11, और 12 और 14 का मध्यमान कितना आ गया 13। ठीक है, इस तरीके से 3 कॉलम पूरे हो गए। अब चौथा कॉलम वही है जो कल्पित माध्य विधि में हमने निकाला था, डी आई। कैसे निकालते हैं, डी आई का सूत्र क्या होता है, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या होता है कल्पित माध्य, जिसे हमको मानना पड़ेगा। किस में से मानते हैं, कौन से कॉलम में से मानते हैं इसको, मध्यमान में से किसी एक को मानते हैं। अब किसको मानेंगे, जो बीच में संख्या आ रही है उसको हम क्या मान लेंगे ए। तो बीच में संख्या कौन सी आ रही 7, तो हमने 7 को क्या मान लिया कल्पित माध्य ए। देखो यहाँ पर माना कि कल्पित माध्य ए बराबर कितना है 7। जब ए को हमने 7 मान लिया तो ए का मान कितना हो गया फिक्स, और एक्स आई का मान पंक्ति के हिसाब से चेंज होता जाएगा। पहली पंक्ति में एक्स आई का मान 1। ठीक है, 1 में से 7 घटाओ। ठीक है ना, देखो 1 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा -6। तो यहाँ पहली पंक्ति में डी आई का मान कितना आएगा -6। अब दूसरी पंक्ति में एक्स आई का मान कितना हो गया 3, और ए का मान फिक्स है 7। तो 3 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा -4। तो दूसरी पंक्ति में डी आई का मान कितना आ गया 4 -। ठीक है, तीसरी पंक्ति में एक्स आई का मान कितना हो गया 5। तो एक्स आई की जगह कितना रखो 5, और ए का मान कितना है फिक्स है -7। तो 5 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा -2। बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर किस में आएगा माइनस में। ठीक है, तो -2। इसी तरीके से चौथी पंक्ति में एक्स आई का मान कितना है 7। तो एक्स आई की जगह 7 माइनस ए की जगह कितना 7। तो 7 में 7 घटाएंगे 0। ठीक है, और पांचवी पंक्ति में 9, एक्स आई का मान कितना है 9। 9 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 2। इसी तरीके से छठी पंक्ति में 11, एक्स आई का मान कितना है 11। 11 में से 7 घटाएंगे, 11 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 4। ठीक है, ये आ गया 4। और सातवीं पंक्ति में एक्स आई का मान कितना है 13, और 13 में से ए यानी 7 घटाएंगे। तो 13 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 6। तो यहाँ पे कितना आ गया 6। ठीक है, अब देखो कितने कॉलम हो गए 1, 2, 3, 4। उसके बाद में देखो पग विचलन विधि में ये नया कॉलम आता है। ठीक है, यू आई का। अब यू आई कैसे निकालते हो देखो, यू आई का सूत्र लिखा हुआ है एक्स आई माइनस ए बटा एच। एक्स आई माइनस ए क्या है, डी आई तो है, तो इसको हम ए से भी लिख सकते हैं। यू आई बराबर डी आई बटा एच।
अब एच क्या है यहाँ पे, एच क्या है, वर्ग अंतराल है, ठीक है। डी आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई माइनस ए बटा एच। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो डी आई हमने निकाल लिया, तो डी आई में हमें किसका भाग देना है, एच का, तो हमें क्या मिलेगा, यू आई, ठीक है। क्या मिलेगा, यू आई। तो देखो यहाँ पर ये डी आई है, इसमें हमें किसका भाग देना है, एच का। अब एच क्या है वो देखो, तो यहाँ पर देखो वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है, 0 से 2, कितने का अंतराल है, 2 का अंतराल है, ठीक है। 2 से 4 कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, कितने का अंतराल है, 2 का। ऐसे भी पता कर सकते हैं, घटाकर 4 में से 2 घटाओ, कितने का अंतराल है, 2 का। 6 में से 4 घटाओ, कितने का अंतराल है, 2 का। 8 में से 6 घटा के देख लो, कितने का अंतराल है, 2 का। 10 में से 8 घटाओ, कितने का अंतराल है, 2 का, ठीक है। इसी तरीके से 12 में से 10 घटाओ, 14 में से 12 घटाओ, कितने का अंतराल चल रहा है, 2 का। तो यहाँ पे एच का मान कितना आ गया, 2 आ गया। वर्ग अंतराल कितना है, 2 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 2 का भाग देना है, एच का मान कितना आ गया, 2, यानी 2 का भाग देना है, किस में भाग देना है, डी आई में। तो हमें डी आई में किसका भाग देना है, एच का, और एच का मान कितना है, 2। तो देखो पहली पंक्ति में यहाँ पे डी आई का मान कितना है, -6, कितना है, -6, और भाग किसका देना हमें, एच, एच का मान कितना है, 2, क्योंकि वर्ग अंतराल कितना है, 2 का चल रहा है। तो 6 में 2 का भाग दें, कितना आएगा, -3, 2 3 6, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो देखो यू आई में पहला मान यानी पहली पंक्ति में यहाँ पर कितना आएगा, -3, ठीक है। उसके बाद में देखो दूसरी पंक्ति में डी आई का मान कितना है, -4, तो -4 में किसका भाग देंगे, 2 का। 2 क्या है, एच का मान, तो 4 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो दूसरी पंक्ति में यू आई का मान कितना आया, -2। तीसरी पंक्ति में डी आई का मान कितना है, -2। तो यहाँ पे क्या लिखो, -2, और भाग किसका देना है, 2 का। 2 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, ठीक है। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो देखो यहाँ पर तीसरी पंक्ति में यू आई का मान कितना आ रहा है, -1, ठीक है। उसके बाद में देखो चौथी पंक्ति में डी आई का मान कितना है, 0। अब 0 में हमें भाग किसका देना है, 2 का देना है। 0 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चौथी पंक्ति में यू आई का मान कितना आ रहा है, 0, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे पांचवी पंक्ति में डी आई का मान कितना आ रहा है, 2, और 2 में हमें भाग किसका देना है, 2 का। 2 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पांचवी पंक्ति में यू आई का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। उसके बाद में देखो छठी पंक्ति में डी आई का मान कितना है, 4 है, कितना है, 4 है, ठीक है। अब 4 में भाग इसका देना है, 2 का देना है, तो 4 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 2। तो देखो छठी पंक्ति में यू आई का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखो सातवीं पंक्ति में डी आई का मान कितना है, 6, तो 6 में हमें किसका भाग देना है, 2 का। 6 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर देखो यू आई में सातवीं पंक्ति में यू आई का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यू आई का मान ज्ञात कर सकते हैं, यू आई वाले कॉलम को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में देखो लास्ट कॉलम, जो यू आई आया है उसको गुणा करना है एफ आई से। तो लास्ट कॉलम में देखो एफ आई को किससे गुणा करना है, यू आई से। तो देखो पहली पंक्ति में देखो एफ आई का मान कितना है, 1, और यू आई का मान कितना है, 3। 1 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3। ये प्लस की संख्या, ये माइनस की, तो प्लस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। उसके बाद में देखो दूसरी पंक्ति में यहाँ पर एफ आई का मान कितना है, 2, और यू आई का मान कितना है, 2। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4। ये प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या, तो प्लस माइनस गुणा होकर क्या आएगा, माइनस। तीसरी पंक्ति में यहाँ पर एफ आई का मान कितना है, 1, और यहाँ पर यू आई का मान कितना है, 1। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, और ये प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या, यानी प्लस माइनस को गुणा करेंगे, कितना आएगा, -1। उसके बाद में देखो चौथी पंक्ति में एफ आई का मान कितना है, 5, और यू आई का मान कितना है, 0। 5 को 0 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। छठी पंक्ति में देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पंक्ति में देखो एफ आई का मान कितना है, 6, और यू आई का मान कितना है, 1, और 6 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, +6, ठीक है। उसके बाद में देखो छठी पंक्ति में एफ आई का मान कितना है, 2,
और यू आई का मान कितना है 2। 2 को 2 से गुणा करें कितना आएगा प्लस के 4। उसके बाद में सातवीं पंक्ति में देखो एफ आई का मान 3 और यू आई का मान कितना है 3, तो 3 को 3 से गुणा करें कितना आएगा 9। तो इस तरीके से हम एफ आई गुणा यू आई ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ आई इसका जोड़ निकालना है और सिग्मा एफ आई यू आई का जोड़ निकालना है। तो देखो पहले इसको जोड़ लेते हैं सिग्मा एफ आई को। 1 और 2 कितना होता है 3, 3 और 1 कितना होता है 4, 4 और 5 कितने होते हैं 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। तो सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया 20। अब हमें क्या करना है सिग्मा एफ आई यू आई यानी इस कॉलम का जोड़ निकालना है। तो यहाँ पे पहले माइनस वाली संख्या जोड़ लो, 3 और 4 7, 7 और 1 कितने 8। तो माइनस की संख्या कितनी है 8, माइनस की कितनी है 8 है। ठीक है, अब प्लस वाली संख्या जोड़ो, 6 और 4 10, 10 और 9 19। ठीक है, तो प्लस की संख्या कितनी है 19। तो जो बड़ी संख्या है उसको हम क्या लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब 19 में से 8 घटा दो कितना बचेगा 11। ठीक है, और बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा। तो सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आएगा प्लस के 11। ठीक है, अब हमें क्या करना है सूत्र लिखना है। कौन सा सूत्र, पग विचलन से माध्य ज्ञात करने का सूत्र। तो देखो क्या होता है, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच। ये सूत्र है, कौन सा सूत्र है, पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। अब इसे मान रखो, माध्य की जगह माध्य, बराबर की जगह बराबर, ए क्या था कल्पित माध्य और हमने ए बराबर क्या माना था, देखो यहाँ पर ए बराबर क्या माना था 7। ठीक है, तो ए की जगह क्या रखेंगे 7 रखेंगे। यहाँ पर ए की जगह कितना आ गया 7, प्लस की जगह प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अभी निकाला था, देखो यहाँ पर सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आ रहा है 11। तो यहाँ सिग्मा एफ आई यू आई की जगह 11 बट्टा का चिन्ह है, बट्टा का चिन्ह लगाओ। सिग्मा एफ आई का मान देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, सिग्मा एफ आई का मान 20 आ रहा है। ठीक है, अभी निकाला तो सिग्मा एफ आई का मान कितना आ रहा है 20 और सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आ रहा है 11। तो हम सिग्मा एफ आई की जगह कितना रखेंगे यहाँ पर 20 रखेंगे। ठीक है, गुणा एच, एच कितना था वर्ग अंतराल, और यहाँ पे वर्ग अंतराल देखो कितने का चल रहा है 2 2 का। ठीक है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 2 2 का अंतराल चल रहा है। तो एच का मान कितना आ गया 2। तो एच की जगह हमने क्या रखा 2। अब देखो अगले स्टेप में माध्य की जगह माध्य, बराबर की जगह बराबर, 7 की जगह 7, प्लस की जगह प्लस। अब देखो पहले 11 को 2 से गुणा करो, 11 को 2 से गुणा करें कितना आएगा 22। ठीक है, बट्टा में कितना है 20। अब 22 में 20 का भाग दो। ठीक है, 22 में किसका भाग देना है 20 का। देखो 22 में 20 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा 20 एकम 20। ठीक है, यहाँ 20 लिखेंगे, 22 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे। अब 20 में 20 का भाग कितनी बार जाएगा एक बार। ठीक है, 20 एकम 20, 20 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 0, यानी कितना आएगा आंसर 1.1। 22 में 20 का भाग देने पर आंसर कितना आएगा 1.1। तो 22 में 20 का भाग देने पर आंसर कितना आएगा 1.1। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका भी इसको हल करने का, देखो 22 बटा 20 आ रहा है तो पहले हम इसको काट के भी कर सकते हैं। देखो 22 बटा 20 2 के पार्टी से कट रहा है, 22 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 11, 20 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 10। ठीक है, कितना आ गया 10 बट्टा में और 11 ऊपर अंश में। अब 11 में 10 का भाग देंगे कितना आएगा 1.1। तो इस तरीके से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 22 में 20 का भाग देंगे कितना आएगा 1.1। अब हमें क्या करना है 7 में 1.1 को जोड़ना है। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर 8.1। तो देखो यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे, पहले देखो 7 में पॉइंट नहीं है तो कहाँ लगाएंगे, सीधे हाथ की तरफ एक पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद 0 कितने भी लगा सकते हैं। तो 7.0 और 1.1 को जोड़ना है तो यहाँ पॉइंट के सामने पॉइंट, 1.1 लिखो, 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 1, पॉइंट के सामने पॉइंट और 7 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 8 आएगा। तो आंसर कितना आ गया 8.1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, माध्य बराबर 7 में 1.1 जोड़ेंगे कितना आएगा 8.1। तो पग विचलन विधि से भी आंसर वही आ रहा है। ठीक है, 8.1 जो प्रत्यक्ष विधि से और कल्पित माध्य विधि से आ रहा था। तो हमें तो ये चेक करना है कि तीनों विधि में से सबसे बेस्ट विधि कौन सी है इस प्रश्न को हल करने के लिए। ठीक है, इस प्रश्न को हल करने के लिए तीनों विधि में से सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, प्रत्यक्ष विधि। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा ये जो एफ आई और एक्स आई के जो मान है वो क्या है छोटे हैं, और जब एफ आई और एक्स आई के मान छोटे आते हो तो हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का।
लेकिन हमने इसको पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि दोनों से हल किया, ताकि हमें पता चले कि कल्पित माध्य से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं और पग विचलन विधि से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। इसलिए हमने इस प्रश्न को तीनों विधियों से हल किया है। ठीक है।